Welcome to my channel, and today in this video we are going to learn about the development of civil services in India. Okay, तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है। ये वही है जिसके लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, यूपीएससी। बेसिकली आप ये मान लीजिए कि इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि ये जो यूपीएससी पैदा हुआ ये आखिरकार आया कहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे। उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल कमी नहीं थी। अब उन एम्प्लॉयज़ में से कुछ लोग मिलिट्री में काम करते थे, कुछ नेवल सर्विसेज में और कुछ कमर्शियल अफेयर्स में। अब ये अलग-अलग हो गए, मिलिट्री अलग हो गई, नेवल सर्विसेज अलग हो गई और कमर्शियल अफेयर्स अलग हो गए। पर ये कमर्शियल अफेयर्स के लोगों को जो कि एम्प्लॉयड थे कमर्शियल अफेयर्स में, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई हम मिलिट्री और नेवल से कमर्शियल अफेयर्स सर्विसेज में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको अलग अलग हम कैसे करें। तो इन कमर्शियल सर्विसेज में जितने भी लोग कमर्शियल अफेयर्स में जितने भी लोग काम करते थे उनको नाम दिया गया सिविल सर्विसेज। ओके, ये सिविल सर्वेंट्स होंगे अब। So the term civil services was coined now. So basically, in order to distinguish the servants engaged in commercial affairs from the people employed in military and naval services, the term civil services was coined. Okay. अब अगर हम बात करें तो इस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो कॉर्नवालिस थे ना, कॉर्नवालिस के टाइम पर ही सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि सिविल सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आई थी और ऑर्गेनाइज हुई थी। ओके, तो हम कॉर्नवालिस जी को देख लेते हैं। देखिए, जो कमर्शियल अफेयर्स थे, जो सिविल सर्विसेज थी, वो वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम से हो रही थी। पर ये जो ऑर्गेनाइज हुई और एग्जिस्टेंस में आई, वो आई थी कॉर्नवालिस जी के टाइम पे। तो अब जब कॉर्नवालिस के टाइम पर ये एग्जिस्टेंस में आई, तो इन कॉर्नवालिस को ही बोला गया फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इस समय पर जो ये सिविल सर्विसेज थे, ये किसी भी कंपटीशन के थ्रू नहीं आ रहे थे। कोई भी ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्हें नहीं देना पड़ रहा था। सीधे सीधे वो नॉमिनेट होके आ रहे थे बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन लोगों को नॉमिनेट कर देते, नॉमिनेशन हो जाता और वही लोग पहुंच जाते सिविल सर्विसेज में, वो सिविल सर्वेंट बन जाते। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही गद्दी पर बैठ रहे थे। सारे की सारी जो पोस्ट थी, नौकरी थी, वो ब्रिटिशर्स को ही मिल रही थी। अब आप मान लो अगर नॉमिनेशन हो रहा है तो इंडियंस का तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि वो सिविल सर्विसेज में एंटर कर भी पाएंगे। ओके, कॉर्नवालिस के टाइम पर सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी गई थी। They were given a lot more responsibility and authority during the time of Cornwallis. और कॉर्नवालिस के ही टाइम पर क्या हुआ, सिविल सर्विसेज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। सो सिविल सर्विसेज वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विच वर कॉवेनेंटेड एंड अनकॉवेनेंटेड। इसको समझने के लिए हम एक नई स्लाइड पर जाते हैं। लेट मी ओपन अ न्यू स्लाइड। So civil services were divided and categorized into covenanted and uncovenanted civil services. अब भाई ये covenanted और uncovenanted civil services से आपका क्या मतलब है? भाई covenanted means higher post, ये हायर पोस्ट होती थी, और अनकॉवेनेंटेड मीन्स लोअर पोस्ट। ये जो हायर पोस्ट वाला चीज है, अब आप खुद से समझ सकते हो कि हायर पोस्ट है, ब्रिटिश एरा चल रहा है, कॉलोनियल टाइम है, तो हायर पोस्ट पे ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट करेंगे। सो दे अपॉइंटेड ओनली ब्रिटिशर्स टू द हायर पोस्ट, दैट इज द कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। ओके, एंड अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो थी उसमें हमारे इंडियंस अपॉइंट होते थे। सो इंडियंस वर अपॉइंटेड। हम देखें तो करप्शन जो है ना, वो तेजी से रफ्तार में था। करप्शन वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे अलॉट इन सिविल सर्विसेज। ओके, तो भाई इस समय पर फिर कॉर्नवालिस जी ने थोड़े से स्टेप्स लिए कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, इस करप्शन से सही चीज नहीं है। तो उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को मना कर दिया कि भाई आप ना ही कोई प्रेजेंट्स ले सकते हो, ना ही ब्राइब्स ले सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली ब्राइब्स मीन करप्शन, तो उन्होंने वो चीज रोकने के लिए मना कर दिया था, ये डिबार कर दिया था बिल्कुल ही से कि सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेजेंट और ब्राइब्स। ओके, उन्होंने क्या किया, सिविल सर्विसेज की जो सिविल सर्वेंट्स थी उनकी सैलरी
रेस कर दी, उनकी सैलरी बढ़ा दी कि भाई इनकी सैलरी कम है शायद तभी तो। क्या है ना कि हमारे इंडिया में एकदम से ही सजा दे देते हैं, पर जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट में भी जाने की कोशिश करते थे कि भाई ये अगर ब्राइब ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ऑब्वियसली शायद इनकी सैलरी कम होगी इसलिए ये लोग ब्राइब ले रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रूट लेवल पर जाके कोशिश करी कि सिविल सर्वेंट्स की हम ना एक काम करते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, अगर हम इनकी सैलरी बढ़ा देंगे सो दैट माइट बी पॉसिबल कि उन्हें फिर ज्यादा पैसों की जरूरत ना पड़े और फिर वो ब्राइब ना ले। सो इट वॉज हिज थॉट प्रोसेस। ओके, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और ये सिर्फ बनाए ही नहीं, उन्होंने इसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी इंश्योर किया। ही ensured the strict enforcement of such rules and regulation, और उन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया कि जो भी प्रमोशन होगा सिविल सर्वेंट्स का वो प्रमोशन बेस्ड होगा सीनियोरिटी पे। सो प्रमोशंस विल बी थ्रू सीनियोरिटी। ओके, तो हमने देखा कि 1786 से लेके 1793 तक कॉर्नवालिस थे। ओके, सो कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल। फिर 1798 से लेकर 1805 तक हमारे वेलेस्ली आए थे। एंड ये सेम चीज हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाले वीडियो में भी कवर किया है। क्या हुआ था कि इस पीरियड में 1798 से लेके 1805 के बीच में जो वेलेस्ली थे उन्होंने भी कुछ चेंजेस करे थे सिविल सर्विसेज में। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, एंड दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश फॉर दी ट्रेनिंग ऑफ दी सिविल सर्वेंट्स कि भाई ये जो नई रिक्रूटमेंट होगी उस नए रिक्रूटमेंट के लोग जाकर इस कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, जैसे कि आज का लबसना है ना हमारा लाल बहादुर शास्त्री वाला जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वही वाली चीज थी कि भाई ये फोर्ट विलियम कॉलेज में जाएंगे और यहाँ पर ट्रेनिंग होगी नए रिक्रूट्स की। ठीक है, पर फिर क्या हुआ, इन 1806 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इन्होंने इस चीज को डिसअप्रूव कर दिया। दे डिसअप्रूव्ड दिस कॉलेज, और उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज हम ईस्ट इंडिया कॉलेज एस्टैब्लिश करेंगे। ईस्ट इंडिया कॉलेज विल बी एस्टैब्लिश्ड इन लंदन, ओके, एट हेलीबरी। हेलीबरी इन इंग्लैंड। ओके, सो दे डिसाइडेड दैट कि भाई ईस्ट इंडिया कॉलेज एस्टैब्लिश होगा हेलीबरी इंग्लैंड में। ओके, और इधर पर हेलीबरी इंग्लैंड में 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी टू दी न्यू रिक्रूट्स। तो अब हमने ये चीज देख ली कि भाई वेलेस्ली ने बोला कि फोर्ट विलियम कॉलेज बनाओ इंडिया में, बट फिर 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं, ये फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं बनेगा, ईस्ट इंडिया कॉलेज बनेगा इन हेलीबरी इंग्लैंड, और इधर पर 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी टू दी न्यू रिक्रूट्स। ओके, वी हैव कवर्ड इतना तो ना। लेट्स सी इट इन द स्लाइड, जो भी हमने समझाया वो इधर देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज बना, फिर हेलीबरी कॉलेज आया हमारा इन 1806, इट वाज आल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कॉलेज। ओके, ये हेलीबरी कॉलेज था विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन, है ना, और इट बिकेम द प्राइमरी ट्रेनिंग सेंटर फॉर कॉमनेंट सिविल सर्वेंट्स फॉर ओवर 50 ईयर्स। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, विच इज प्रोबेबली चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसको मैं ना स्लाइड से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर। अब देखिए क्या हुआ, 1853 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये बोला गया कि जो पहले रिक्रूटमेंट हो रहा था वो नॉमिनेशन के थ्रू हो रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करेंगे जिन लोगों को, वही लोग हमारे सिविल सर्वेंट्स बनेंगे। पर इधर पर क्या किया गया, चार्टर एक्ट में बोला गया कि अब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा बदलते हैं और इसमें हम ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि नॉमिनेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होंगे, देयर विल बी ओपन कंपटीशन, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और एग्जाम के थ्रू हमारी जो है रिक्रूटमेंट होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहला चार्टर एक्ट था जिसने ऐसी चीज सजेस्ट करी थी, इट वाज 1833 का भी चार्टर एक्ट विच सजेस्टेड द वेरी सेम थिंग कि भाई ओपन कंपटीशन होना चाहिए, पर ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ओके, अब ये जो ओपन कंपटीशन वाली जो चीज थी ना, इट वाज सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड बाय द मैकॉलेज रिपोर्ट एज वेल। तो मैकॉले की जो रिपोर्ट थी उसने भी इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो एक बात बताओ, हमारा आज के दिन पे यूपीएससी होता है, एग्जाम होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है ना,
हमारी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसी तरीके से अगर हमें ओपन कंपटीशन कंडक्ट कराना है तो हमारे पास एक सेपरेट बॉडी होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसका नाम था सिविल सर्विसेज कमीशन। ओके, सो सिविल सर्विस कमीशन था हमारा, जिसको सेटअप कर रहे थे वो लोग लंदन में। So a separate body was to be established that was known as Civil Service Commission, set up in London, और ये 1854 में सेटअप हो चुकी थी ऑलरेडी। और फिर हमारे 1855 में एग्जाम्स कंडक्ट होने लग गए थे। सो एग्जाम्स वर कंडक्टेड फ्रॉम द ईयर 1855। पर आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो एग्जाम्स हो रहे थे वो लंदन में ही हो रहे थे, वो इंडिया में नहीं हो रहे थे। दे वर टेकिंग प्लेस इन लंदन। और यहाँ पर जो एज लिमिट थी वो 23 इयर्स थी। अब जो इंडियंस हैं, दे कुड ऑल्सो ज्वाइन कॉवेनेंटेड सर्विसेज। हमने पहले देखा था ना कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या था कि जो इंडियंस हैं वो कॉवेनेंटेड सर्विसेज में एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी ये। पर यहाँ पर इस चीज को चेंज कर दिया गया था बाय दी 1853 के चार्टर एक्ट में। ये बोल दिया गया था कि जो कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज होंगी उसमें इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं और इंडियंस भी कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द 1853 वाला चार्टर एक्ट। अब देखिए क्या हुआ 1859 में, ये जो एज है ये अभी भी 23 इयर्स है। ओके, 23 इयर्स। 1860 में लेकर जाके इन्होंने ये जो एज कर दी, एज लिमिट घटाकर कर दी 22 इयर्स। ओके, अब फिर हम आ जाते हैं 1861 में। 1861 में एक एक्ट आया जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए 1861 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। ओके, अब इस एक्ट के मुताबिक क्या था कि कुछ जो सिविल ऑफिसेज होंगे, कुछ सर्टेन ऑफिसेज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कवर्नेंट सिविल सर्वेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड रहेंगे। उसमें अनकवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज के जो सर्वेंट्स हैं वो नहीं आ सकते हैं, वो उस पे नहीं बैठ सकते हैं, उस ऑफिस में वो नहीं जा सकते हैं। उस ऑफिस में नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, दे मेंट कि मतलब उस ऑफिस में, पर्टिकुलरली उस ऑफिस में वो रिक्रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो उस स्टैचर का हो, जिसमें उस स्टैचर की समझ हो, वही उस सर्टेन ऑफिसेज में जाएगा। ओके, तो उन्होंने रिजर्व किए कुछ ऑफिसेज जहां पे सिर्फ कवर्नेंटेड सिविल सर्वेंट्स को ही वो पद मिलेगा। फिर उन्होंने ये बोला कि जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट किया जाएगा और सिलेबस क्या होगा, सो सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन द क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लेटिन। ठीक है, हिंदी और हमारे यहाँ का कोई लेना देना था नहीं वहां पे, पर सीधा सीधा ये था कि जो सिलेबस रहेगा वो क्लासिकल लर्निंग पे होगा ऑफ ग्रीक एंड लेटिन। अब यहाँ से जो भी हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई, सो दी अपॉइंटमेंट्स वर सब्जेक्टेड टू, कि भाई जब तक ये चलो अपॉइंटमेंट्स, ये आदमी सिलेक्ट हो गया, अब सिलेक्ट होने के बाद ये नहीं है कि सीधे सीधे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद उसका अपॉइंटमेंट तभी होगा जब उसको अप्रूवल मिलेगा ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, SOS मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। ओके, अब हम आते हैं 1863 में। देखिए इस समय पर भी क्या हो रहा है, एग्जाम लंदन में ही हो रहा है, इंडिया में अभी भी एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम इज स्टिल बीइंग कंडक्टेड इन लंदन। ओके, और हमारा एज लिमिट वही 22 हो गया है। उसके बावजूद, इन सारी कंडीशंस के बावजूद भी, हमारे जो सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के। ओके, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS। ओके, 1866 में जाकर देखें तो क्या हुआ कि एज लिमिट को फिर से घटाकर 21 ईयर्स कर दिया। पहले 22 किया यहाँ तक, ठीक है, फिर 21 ईयर्स कर दिया। अब 21 ईयर्स में मतलब ये एज लिमिट इतना नीचे करने के बावजूद भी हमारे 4 इंडियंस ने क्वालिफाई कर लिया। 4 इंडियंस फिर से सक्सीड कर गए ICS को क्रैक करने में। सो दे क्रैक्ड ICS। वी सॉ 1866 में 21 इयर्स एज लिमिट हो गई थी और 4 लोगों ने ICS फिर से क्रैक कर लिया, तो ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो रहे थे। फिर 1878 में क्या हुआ, उन्होंने मतलब चिढ़ चिढ़ के ये एज लिमिट फिर से रिड्यूस करके 19 इयर्स कर दी। ओके, अब उन्होंने फिर से ये चीज रिड्यूस कर दी। अब फिर क्या हुआ, 1879 का टाइम आया। 1879 और 1878 के बीच में हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन।
सो लॉर्ड लिटिन वॉज द गवर्नर जनरल। देखिए इन्होंने ना इस समय पर क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। सो ही इंट्रोड्यूस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, 1/6 कॉवेनेंटेड पोस्ट जो थी हमारी, ओके, 1/6 कॉवेनेंटेड पोस्ट रिजर्व्ड रहेंगी या फिर फिल किए जाएंगी ऐसे इंडियंस के द्वारा जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द लोकल गवर्नमेंट। ओके, ये थोड़ा हौच पौच हो गया, लेट्स सिंप्लीफाई इट। भाई क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सर्विस है, जैसे हम यूपीएससी मान लेते हैं, उसकी जो 1/6 सीट होंगी, उस 1/6 सीट को देखो, अभी यहाँ पे कोवेनेंटेड सीट ही है, कोवेनेंटेड पोस्ट ही है, तो हम कोवेनेंटेड पोस्ट ही ले लेते हैं कि भाई 1/6 सीट्स कवर होंगी ऐसे इंडियंस के थ्रू, इंडियंस ही फिल करेंगे 1/6 सीट को, पर वो इंडियंस जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पहले तो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगी और अपॉइंट करेगी, भाई ऐसे हमने चूज कर लिया कि भाई ये जाके बैठेगा। अब नॉमिनेशन हो गया यहाँ पे, आप समझ रहे हो, अब यहाँ पे इसने वापस से नॉमिनेशन लेकर आ गया ये ओपन कंपटीशन वाली चीज थोड़ी सी यहाँ पे खत्म होने सी लग गई कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चले गए अब हमें ना, अब तो कुछ बुराई आने वाली है, क्योंकि जब भी नॉमिनेशन वाली बात आती है फिर उसका मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसे ही आदमी बिठाओगे जो आपका सगा होगा, राइट। आप ऐसा आदमी नहीं बिठाओगे जो क्वालिफाइड होगा, बट रैदर देन ऐसा आदमी जो आपकी तरफ बायस्ड होगा। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि भाई एक ऐसा आदमी, ऐसा इंडियन आप चूज करोगे और 1/6 सीट उन इंडियंस के लिए ही रिजर्व्ड रहेंगी जो कि नॉमिनेट होकर आएंगे बाय द लोकल गवर्नमेंट। पर ऐसा नहीं है कि भाई लोकल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया और फिर ये इंडियंस जो है वो अपॉइंट हो गए सीधे, नहीं। ये जो अपॉइंटमेंट होगा ना, ये चलो इंडियन सिलेक्ट हो गए, पर इनका अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइसरॉय, जो भी उस समय पे वाइसरॉय होगा वो। पर इनका जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का जो मॉडल था ना, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था और फिर बाद में चल के अबॉलिश भी हो गया था। ओके, सो इट हैपेंड विद बेचारे लॉर्ड लिटिन, जो कि बहुत खराब आदमी थे। इन्होंने ही दिल्ली दरबार लगाया था फेमाइन के टाइम पर, ध्यान रखना। तो ऐसा आदमी तो कभी भी भलाई सोच ही नहीं सकता है। अब हमने देख लिया था कि 1878 से लेके 1879 तक हमारे लॉर्ड लिटन जी ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज लेके आया है, जो बिल्कुल ही बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। अब हम देखते हैं 1885 में क्या हुआ। सो 1885 में ऑलरेडी आईएनसी का फॉर्मेशन हो चुका था और इधर पर आईएनसी बहुत ज्यादा जोर लगा रही थी, डिमांड कर रही थी कि भाई आप रिफॉर्म्स करो इन सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स का डिमांड कर रही थी हमारी आईएनसी। और उन्होंने बोला कि भाई हमें तो दो चीजें चाहिए, सबसे पहले तो आप जो ये एज लिमिट है ना रिक्रूटमेंट की, उसको सही करो, ठीक है, कि मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया है, आप ना नीचे गिराते जा रहे हो, 19 कर दी, 20 थी, फिर पहले 23 थी, फिर 22 करी, फिर 20 करी, फिर 19 कर दी, ऐसे तो आप गिराते ही जा रहे हो, तो ये नहीं चलेगा एज लिमिट का, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि भाई आप ना ये एग्जाम लंदन में कंडक्ट करा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये एग्जाम जो है आप इंडिया में भी कंडक्ट कराओ। सो ही अर्ज्ड फॉर दैट एज वेल, सॉरी दे अर्ज्ड, आईएनसी वाज देयर। अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ, 1885 का देख लिया कि आईएनसी ने ये सारे डिमांड्स रखे कि एज लिमिट का और जो एग्जाम है वो इंडिया में कराओ। 1886 में इसी के चलते भाई, मतलब इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 1886 में एक कमेटी का गठन हुआ था। एक कमेटी सेटअप करी थी हमारे लॉर्ड डफरिन ने। सो लॉर्ड डफरिन फॉर्म्ड और प्रपोज्ड अ कमिटी इन 1886 जिसका नाम था एचिसन कमिटी। ओके, एचिसन कमिटी। अब इस एचएसएन कमेटी में क्या हुआ, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, और ये आप मानना कि ये अभी सिर्फ रिकमेंडेशंस है, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशंस है। तो रिकमेंडेशन दिए कि भाई सबसे पहले तो ये जो कॉवेनेंटेड और अनकॉवेनेंटेड का जो ये डिस्टिंक्शन है ना, ये इधर इधर कुछ लोग जा सकते हैं, उधर कुछ लोग जा सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन और ये डिस्टिंक्शन तो सबसे पहली बात एलिमिनेट कर दो, हटा दो, इसको मत रखो, ये टर्म्स यूज मत करो अब आप, ठीक है। उसने बोला कि अब इसकी जगह ना आप 3 ग्रुप्स फॉर्म कर दो। ओके, अब 3 ग्रुप्स में सबसे पहले आएगा हमारा सिविल सर्विसेज। ओके, दूसरा रहेगा हमारा प्रोविंशियल, आई एम सॉरी,
provincial civil services, and the third will be subordinate civil services. So the third will be subordinate civil services. उसने बोला कि ये जो civil services है ना वो इंग्लैंड में होंगे, बाकी की ये जो दोनों है provincial civil services और subordinate civil services they will be held in India. ओके देखो ये तो एक इंडिया वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ये जो इंडिया वाला प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब एज लिमिट की बात आई तो एचएनसिन कमेटी ने ये भी बोला कि चलो हम ना एज लिमिट बढ़ाकर 23 इयर्स कर देते हैं। सो दे इंक्रीज द एज लिमिट टू 23 इयर्स ऑफ ओल्ड। अब ये क्या हुआ, ये हमने बोला ना कि ये सिर्फ रिकमेंडेशंस थी, तो भाई ये सिर्फ रिकमेंडेशंस ही थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी अभी तक। ओके अब हम देखते हैं कि 1893 तक, देखो 1886 से 1893 तक कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। बस जो ये कमेटी फॉर्म हुई और इतने सारे जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे, ये बस एक इंडियंस को या फिर जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसको थोड़ी सी सहानुभूति देने के लिए ही किया गया था कि भाई अभी तुम चुप बैठ जाओ, अभी तुम ज्यादा उछलो मत, उस चीज के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। ठीक है, अब 1893 में क्या हुआ, जो हाउस ऑफ कॉमन्स था हमारा, हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि भाई आप ना एग्जामिनेशन दोनों इंडिया और इंग्लैंड में आप करवाओ। सो एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ऐसा रेजोल्यूशन 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया था। ओके अब देखो ये रेजोल्यूशन तो पास हो गया है, तो अब आप सोचोगे कुछ भाई अब तो कुछ मटीरियलिस्टिक चेंज आएगा या फिर कुछ तो चेंज आएगा जिससे मतलब बदलाव होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, ये रेजोल्यूशन आया, इन थ्योरी सब कुछ हो रहा था, प्रैक्टिकली कुछ भी चेंजेस नहीं थे। और अभी भी जो हमारे लोग थे, इंडियंस थे, वो लंदन ही जा रहे थे एग्जाम देने के लिए। सो दे वर गोइंग लंदन टू गिव एग्जाम्स। ओके अब हम इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो भाई 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब इस एक्ट ने बहुत सारे चेंजेस को रिकमेंड किया। सबसे पहले तो इस एक्ट ने बोला कि आप ना पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस्टेब्लिश करो और यही चल के एग्जाम कंडक्ट करेगा इंडिया में, एग्जाम कंडक्शन इसी के थ्रू होगा। सो पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी एस्टैब्लिश फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जाम्स। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि भाई जो एग्जाम्स हैं वो दोनों इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ओके तीसरी चीज उन्होंने बोली कि 1/3 रिक्रूटमेंट जो है वो इंडिया में होना चाहिए। ये नहीं है कि ब्रिटिश में हो रहा है और फिर इंडिया है, नहीं, उन्होंने बोला कि 1/3 रिक्रूटमेंट इंडिया में ही होना चाहिए। ओके और फिर उन्होंने एक चौथी चीज बोली जो था कि सिविल सर्विसेज को आप डिवाइड कर दो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। ओके अब इनके 4 रिकमेंडेशंस थे, याद कर लो। पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करो, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में एग्जाम कंडक्ट कराओ, 1/3 सीट्स जो हैं रिक्रूटमेंट जो है वो इंडिया में होने चाहिए, और फोर्थ ये है कि सिविल सर्विसेज को 2 भाग में डिवाइड कर दो, कैटेगराइज कर दो, जो कि है ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। ओके नाउ लेट्स कम टू 1922। अब 1922 में क्या हुआ, आईसीएस का जो एग्जाम है सबसे पहली बार इंडिया में हुआ। ओके और ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का इम्प्लीमेंटेशन ही था। ओके अब इसके बाद हम देखते हैं तो 1924 में ली कमीशन आया, और ली कमीशन ने कुछ चीजें हमारी रिकमेंड करी। उन्होंने बोला कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना वो इमीडिएटली सेटअप होना चाहिए, हाल के हाल सेटअप करो, और उनकी बात मानी भी गई। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया था। दूसरी चीज ये थी, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस का रेशियो 50-50 तक तो पहुंच जाना चाहिए इन 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स के अंतराल में, 15 ईयर्स टाइम पीरियड में, 15 साल के अंदर अंदर इंडियंस का रेशियो 50% तो होना चाहिए इन सिविल सर्विसेज, कि भाई 50% इंडियंस भी एम्प्लॉयड रहे या फिर रिक्रूटेड रहे सिविल सर्विसेज में। ओके उन्होंने ये भी बोला कि जो जैसे कि जो कुछ ट्रांसफर्ड फील्ड्स थी ना, जैसे कि हमारी एजुकेशन हो गई या फिर हमारी सिविल मेडिकल सर्विसेज हो गई,
इनको ना हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर शिफ्ट कर देना चाहिए। इनका जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था। So he suggested that the recruitment for transferred fields like education and civil medical services to be made by provincial government. Okay. And secondly, चलो ये तो ट्रांसफर्ड वाली बात हो गई। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा आईसीएस का रिक्रूटमेंट हो गया और इरिगेशन ब्रांच का हो गया, इरिगेशन ब्रांच ऑफ द सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ऐसे एग्जाम्स का, सॉरी ऐसे पोस्ट का या फिर ऐसे ऑफिसेस का जितना भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो एसओएस के अंडर होना चाहिए। एसओएस मीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच वाज इन ब्रिटेन। अब देखिए ये तो हमारा हो गया अबाउट द ली कमीशन विच वाज इन 1924। अब हम आते हैं 1935 के अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब इसमें क्या हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ एंड सेकेंडली एक दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ जिसका नाम था प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, so two public service commissions were set up, which were federal public service commission and the second was provincial public service commission। ठीक है, अब ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ना, वो रिक्रूटमेंट करेगा सिविल सर्विसेज की एट द सेंट्रल लेवल। और ये जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ये हर प्रोविंस के लिए अलग अलग होगा और ये रिक्रूटमेंट करेगा एट द स्टेट लेवल। अब आप ये देखिए ये तो हो गया, अब ये सेंट्रल लेवल का है। ओके, अब 1950 में जब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हो गया था ना, तो इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नाम दे दिया गया था यूपीएससी का। ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। सो इट वाज इट फॉर दी पब्लिक सॉरी सिविल सर्विसेज। अब यहाँ से हमारा यूपीएससी आया था। अब समझ में आया कि भाई 1935 में फिर ये आया और इसके बाद ही हमारा यूपीएससी टर्न हुआ। सो यूपीएससी वाज जस्ट अ चेंज ऑफ नेम। इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। चलो स्लाइड्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। सत्येंद्र टैगोर थे हमारे, वो फर्स्ट इंडियन बने थे टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। फिर ये रिडक्शन हुआ था बाय लिटिन, उन्होंने 21 से 19 ईयर्स कर दिया था, चिढ़ गए थे बहुत बुरी तरीके से। एचिंसन कमीशन आया था, उन्होंने अबॉलिशन किया था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का, जो कि लिटिल लेकर आया था। क्लासिफिकेशन हुआ था इन 3 उसमें। ओके, ये बताया था कि ये इंग्लैंड में होगा सिविल सर्विसेज का और ये जो दोनों हैं ये इंडिया में होंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बेसिकली उन्होंने बोल दिया गया था पर एक्ट अप नहीं हुआ था। कुछ भी चीज़ इम्पोज नहीं की गई थी। अब हम इंडियनाइजेशन की बात करें तो मॉन्टेग चैनफोर्ड रिपोर्ट में अब हम देखें तो रिफॉर्म्स में 1919 में भी अब ऑलरेडी सो कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई थी। 1/3 जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो इंडिया में करने की बात करी गई थी। फिर ली कमीशन आया था इन 1924। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। उन्होंने बोला कि भाई जल्द से जल्द आप जितनी जल्दी हो सके पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप करो, है ना। उन्होंने फोकस किया था टू दी सुपीरियर सिविल सर्विसेज। उन्होंने बोला 50-50% का पैरिटी होना चाहिए। दैट मीन्स 50% डायरेक्ट रिक्रूट्स हमारे इंडियंस होने चाहिए विद इन 15 ईयर्स, है ना। फिर इसके बाद उनकी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट का जो रिकमेंडेशन था उसको मान भी लिया गया था और 1926 में बना भी दिया गया था, राइट। अब इसके बाद हमारा आता है 1935 का एक्ट। इसमें जैसे कि हमने देखा कि 2 होंगी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये तो जॉइंट वाला है और इसी को बाद में चलकर हमने नाम दे दिया गया था यूपीएससी का। ओके, 1950 में ये जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है। पहली बात तो देखो जो नेहरू थे, नेहरू जी बोलते थे कि आईसीएस जो है इंडियन सिविल सर्विसेज ना ही इंडियन थी क्योंकि ब्रिटिशर्स भरे हुए थे, ना ही सिविल थी और ना ही सर्विस थी। उनका मानना ये था। पर यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो इसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। पटेल बोलते हैं अपने डिफेंस में कि भाई अगर इंडियन ऑल इंडिया सर्विस नहीं होती हमारी तो हमारा यूनियन कोलैप्स हो जाता, और उन्होंने ही ट्रांसफॉर्म किया था वर्ड आईसीएस का आईएएस में। ओके, तो पहले आईसीएस का था, फुल फॉर्म था इंडियन सिविल सर्विसेज, और फिर हमारी इसी नेम को उन्होंने चेंज करके रख दिया था आईएएस, दैट मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ये है कि भाई आर्टिकल 311 में बोला गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ
आर्टिकल 311 में बोला गया है कि भाई जो सिविल सर्विसेज हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाएगा कि भाई कोई भी उनकी आर्बिट्री डिसमिसल नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना कि भाई जो हमारे नेता हैं या फिर नेता नगरी में चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश ना कर सके, तो उनका आर्बिट्रली किसी को कोई उन्हें हटा ना सके, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर रहे। ओके, ये कुछ हमारे प्रीलिम्स की चीट शीट है, फैक्ट्स हैं, यू कैन सी दिस, एंड देन दी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसके बारे में यू कैन प्रैक्टिस दीस मेन क्वेश्चंस। आई गिव यू द मेंस क्वेश्चन विद एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, आप अपना एनहांस कर सको, है ना। और अगर आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, तो इट विल बी वेरी मच बेटर फॉर यू ओनली, क्योंकि आपकी साथ साथ में ना दोनों की तैयारी चल रही है, प्री की भी और मेंस की भी, तो आपको उसमें ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। So that's why I give you these questions, and now it is up to you whether you want to attempt it or not. So yeah, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, then thank you for watching. Please do like my video and comment on it. Do subscribe the channel. Yeah, and thank you for watching. Bye bye. See you in the next one.